नमस्कार, आदाब और हेलो बंधुओं। ये है आपके दोस्त और गाइड इरफान, एक बार फिर आपके साथ। आज हम बात करने वाले हैं इन घटनाओं के वक्त के बारे में, क्योंकि बहुत बार मैं ऐसे लोगों से मिलता हूं जो मुझसे पूछते हैं कि मैं कैसे जानूं कि मेरी शादी कब होगी, और मैं जानना चाहता हूं कि क्या मेरी लव मैरिज होगी और मेरी शादी कैसी रहेगी। तो मैं बात करने वाला हूं और मैं एक सीरीज बनाने वाला हूं घटनाओं की टाइमिंग पर, और आज मैं बात करूंगा कि आप शादी जैसी घटना का वक्त कैसे निकालते हैं। अब पहले शादी के वक्त को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि शादी का ताल्लुक किससे है। हमारे पास 4 भाव हैं, या जिंदगी के 4 महत्वपूर्ण अंग हैं जो 4 भावों से जुड़े हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो पहला घर है धर्म भाव, दूसरा घर है अर्थ भाव, तीसरा घर है काम भाव और चौथा है मोक्ष भाव। और ठीक इसी तरह 5वां है धर्म, 6ठा है अर्थ, 7वां है काम, 8वां है मोक्ष और फिर 9वां है धर्म, 10वां है अर्थ, 11वां है काम और 12वां है मोक्ष भाव। काम मतलब वो ख्वाहिशें जिनमें हमारी शारीरिक ख्वाहिशें भी शामिल हैं। तो जहां भी आपको एक मिलन जैसे शादी को देखना है, आपको ये भी देखना है कि क्या कोई काम भाव इसमें शामिल है या नहीं, क्योंकि अगर कोई काम भाव शामिल नहीं है तो शादी की घटना या उस वक्त शादी के होने की संभावना कम हो जाती है, बहुत बहुत कम। और हम ये भी जानते हैं कि 7वां घर विपरीत लिंग का होता है और इसे शादी का घर भी कहा जाता है। तो जाहिर है ये बड़ा जरूरी है कि 7वां घर भी शामिल हो, ताकि शादी जैसी घटना संभव हो या उस वक्त शादी के होने की तवज्जो बढ़ जाए। महर्षि पराशर, जिन्होंने बृहत पराशरहोरा शास्त्र लिखा, शास्त्र में कहते हैं, मतलब सभी आश्रमों में से हम जानते हैं कि 4 आश्रम या जिंदगी के 4 पड़ाव होते हैं, जो जन्म से लेकर शादी तक ब्रह्मचर्य, और फिर गृहस्थ जब आप शादीशुदा होते हैं, बच्चे होते हैं और आप वैवाहिक रिश्ते में होते हैं, जिसे गृहस्थ भी कहते हैं। तीसरा है वानप्रस्थ, जहां शादीशुदा जिंदगी और बच्चों की जिम्मेदारी के बाद आप सक्रिय जिंदगी से हट जाते हैं। पहले इसे वानप्रस्थ कहा जाता था क्योंकि लोग अक्सर जंगलों में चले जाते थे और एकांत में रहते थे, जो आजकल के वक्त में रिटायरमेंट से भी जोड़ा जा सकता है। और आखिरी है संन्यास, जहां आप दुनिया को छोड़ देते हैं और संन्यास ले लेते हैं, जहां आप दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। तो पराशर कहते हैं कि इन चारों पड़ावों में सबसे अहम है गृहस्थ आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम क्या है? घर गृहस्थी की जिम्मेदारियां, और वो कहते हैं कि बाकी सब कुछ गृहस्थ आश्रम पर ही टिका है। तो शादीशुदा जिंदगी या किसी रिश्ते में आना बड़ा अहम है और वजूद की बुनियाद भी है, और इसी से आपकी औलाद और जिंदगी दुनिया में चलती है। एक और श्लोक कहता है, मतलब अगर 7वें भाव का स्वामी यानी 7वें घर का मालिक अपनी ही राशि में या उच्च राशि में हो, तो व्यक्ति को जीवन साथी और वैवाहिक रिश्ते से पूरा सुख मिलेगा। इसका मतलब अगर शुक्र 7वें घर का मालिक है और वो अपनी ही राशि यानी वृषभ या तुला में या अपनी उच्च राशि मीन में बैठा हो, तो इंसान को वैवाहिक रिश्ते से पूरा सुख मिलेगा। तो ये एक अहम बात है जो हम देखते हैं, यानी 7वें भाव के स्वामी की कुंडली में सूरत हाल। तो अगर धर्म भाव है और काम भाव है, और क्योंकि एक पक्के शादीशुदा जिंदगी का मतलब है एक सामाजिक घटना में शादी करना जहां आप 7 फेरे ले रहे हैं, या निकाह हो रहा है, या आप चच जा रहे हैं और पादरी वादे पूरे करवा रहा है, तो ये एक धर्म या एक धार्मिक रस्म है जो इसमें शामिल होती है। तो फर्क है एक शारीरिक रिश्ते में जहां एक जोड़ा एक पक्के रिश्ते में आ रहा है लेकिन शायद लिव इन रिलेशनशिप है, और ये अलग है एक धार्मिक रस्म से जो किसी पादरी द्वारा अदा करवाई जा रही है। तो आमतौर पर एक धर्म और एक काम भाव का साथ आना, या उनकी ताकत दशा के दौरान, विंशोत्तरी दशा के दौरान, ये दिखाता है कि शादी रजिस्टर्ड होगी या नहीं, जो एक सामाजिक तौर पर कबूल शादी भी है। तो अब हम जानते हैं कि दूसरा घर परिवार घर का होता है। तो बहुत बार दूसरा घर या चौथा घर भी शादी से जुड़ जाते हैं, और 12वां घर सिर्फ मोक्ष भाव ही नहीं बल्कि बिस्तर के सुख का घर भी कहलाता है। तो कभी कभी वो भी इशारा कर सकता है या वो भी शामिल हो सकता है, मगर इन भावों की शिरकत 7वें और 11वें घर की शिरकत से कम होती है, क्योंकि 11वां घर ख्वाहिशों की पूर्ति और आपकी उम्मीदों का घर है, और कुछ हद तक तीसरा भाव भी, जो काम भाव भी है। तो जब भी आप शादी की रस्म या शादी की घटना को देखें,
आमतौर पर आपको ये देखना चाहिए कि क्या दशा का वक्त भी ये दिखा रहा है या संभव बना रहा है। तो 7वें और 11वें स्वामी की दशा में, या 7वें और दूसरे स्वामी की दशा में, या 7वें और 9वें स्वामी की दशा में, क्योंकि 9वां घर धार्मिक रस्मों, ईमान, किस्मत बदलने और फायदे का घर भी है, ये भी शामिल है। और अगर लव मैरिज शामिल है तो बहुत बार 5वां घर, जो एक धर्म भाव भी है, शामिल हो सकता है, क्योंकि 5वां घर रोमांस का, एक धर्म भाव का और बच्चों का घर भी है। तो बाद में बच्चों का जन्म भी 5वें घर से जुड़ सकता है। मगर लव मैरिज के लिए 5वां घर बड़ा अहम है, खास तौर पर अगर 7वां स्वामी जाकर 5वें घर में बैठ जाए, मतलब वैवाहिक रिश्तों का घर, एक पक्का वैवाहिक रिश्ता 5वें घर यानी रोमांस से जुड़ रहा है। श्लोक कहता है, जय दिशा शुभ युक्तो दृष्टो बाल संयुत तदाजतो धनी मणि सुख सुभा की संयुत नीचे शत्रुग्रहस्तय। मतलब अगर 7वां स्वामी ताकतवर है और किसी शुभ ग्रह जैसे बृहस्पति, चंद्रमा, शुक्र या बुध के साथ है या उससे देखा जा रहा है, तो जातक धनी, खुश, इज्जतदार और खुशकिस्मत या भाग्यशाली होगा। दूसरी तरफ अगर 7वां स्वामी नीच राशि में है या सूर्य से दग्ध है या दुश्मन की राशि में है, तो शायद जीवनसाथी के साथ दिक्कतें आए और वैवाहिक रिश्ते में परेशानी हो, यहाँ तक कि कई बार कई शादियां हो या शादी हो ही ना। तो 7वें स्वामी की कुंडली में सूरत ए हाल बड़ी अहम है। वो किसके साथ है, कौन सा ग्रह उसे देख रहा है और क्या वो दग्ध है या ताकत की हालत में है। ज्योतिष की दुनिया की एक और बड़ी अहम किताब सारावली कहती है, 7वें में सूर्य बुध योग मेष राशि वाले को अपने धर्म से बाहर और यहाँ तक के देश से बाहर शादी दिलाता है। तो एक मेष व्यक्ति के लिए 7वां घर तुला राशि के साथ वैवाहिक रिश्ते का घर है। हम जानते हैं कि सूर्य तुला में नीच का होता है और बुध तीसरे और छठे घर का मालिक होता है। और ऐसे मौके पर या ऐसी ग्रह स्थिति में जहां मेष राशि वाले के 7वें में या तो सूर्य हो या बुध, सारावली कहती है कि ये शख्स शायद अपने धर्म से बाहर शादी करे, मतलब वो अंतरधार्मिक शादी करे या यहाँ तक के देश से बाहर जाकर विदेशी से शादी करे। और महर्षि पराशर आगे कहते हैं, जब वार्निंग मून यानी कृष्ण पक्ष का चंद्रमा 5वें में हो और 7वें व 12वें घर पापी ग्रहों से जुड़े हो, तो निचली जाति के इंसान से शादी होती है। तो चंद्रमा की क्या हालत है, वो कहाँ और किस जगह मौजूद है, और क्या 7वें और 12वें घरों का पापी ग्रहों से ताल्लुक है या पापी ग्रह 7वें और 12वें घरों में है और शादी शायद निचली जाति के इंसान से हो। तो अगर मिसाल के तौर पर ये मेष राशि है या मेष लग्न है और फिर आप जानते हैं कि 5वां घर सिंह है और 5वां स्वामी सूर्य है, 7वां घर तुला है और 7वां स्वामी शुक्र है, तो 7वें घर या 7वें स्वामी यानी शुक्र की दशा में शादी की संभावना ज्यादा है। अब अगर मेष लग्न में शुक्र, जहां शुक्र दूसरे और 7वें घर का मालिक है, खुद 5वें घर और 5वीं राशि सिंह में बैठा है, तो शुक्र की दशा के दौरान शादी होने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है, क्योंकि शुक्र सिर्फ घर के दूसरे घर का ही नहीं बल्कि 7वें घर का भी मालिक है। और अगर वो रोमांस के 5वें घर में बैठा है तो शायद ये लव मैरिज होने की बहुत ज्यादा संभावना देता है। फिर आपको शुक्र की दशा दूसरे ग्रहों के साथ देखनी होगी। अब हमें सूर्य की स्थिति भी देखनी होगी। तो अगर सूर्य मिसाल के तौर पर ख्वाहिशों के 11वें घर में बैठा है, तो शुक्र सूर्य दशा में शादी होने की संभावना भी बढ़ जाती है। मगर अगर शनि शुक्र के साथ 7वें घर में बैठा है, तो ये शुक्र शनि दशा में भी हो सकता है, क्योंकि न सिर्फ शुक्र शनि के साथ बैठा है बल्कि शनि 11वां स्वामी भी है, उम्मीदों और ख्वाहिशों का 11वां घर। तो जब भी आप किसी घटना का वक्त देखें, आपको ये देखना होगा कि कहां से दशा और अंतरदशा के स्वामियों की ताकत कैसे शामिल हो रही है। अब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लग्न भी शामिल हो जाए, क्योंकि शादी है क्या? शादी दो लोगों का मिलन है, मगर ये लोगों की नजर में आपको बदल भी देती है। तो लग्न ये भी है कि लोग आपको कैसे देखते हैं, आप लोगों को कैसे नजर आते हैं। शादी के बाद, शादी से पहले आप एक कुंवारे या सिंगल इंसान होते हैं, मगर शादी के बाद आपको एक जोड़े के तौर पर देखा जाता है। आप एक अकेले इंसान के तौर पर नहीं देखे जाते। तो आपका सामाजिक दायरा बदल जाता है, कौन आपको कार्यक्रमों में बुलाता है बदल जाता है,
आपके दोस्त शायद आपको बैचलर पार्टी या स्टैग पार्टी के लिए ना बुलाएं, आप समझ रहे हैं, या वो बैचलर्स के तौर पर जा रहे हैं। आपके शादीशुदा दोस्त आपको ज्यादा बुलाएंगे। आपके शादीशुदा कजिन, आपके शादीशुदा भाई बहन, वो आपको कार्यक्रमों के लिए ज्यादा बुलाएंगे बजाय उन लोगों के जो ज्यादा सिंगल हैं। और ये एक सिंगल इवेंट है, सिंगल्स का इकट्ठा होना, क्योंकि आप शायद अपनी बीवी या जीवन साथी के बंधन में भी होंगे जो आपको अकेले ऐसे कार्यक्रम में जाने नहीं देना चाहेंगे जहां सिर्फ सिंगल्स मिल रहे हों। और आमतौर पर आपका पूरा फोकस भी बदल जाता है। तो आप कैसे देखे जाते हैं ये भी बदल जाता है। आपकी पूरी शख्सियत पर असर पड़ता है, आपकी सोच बदल जाती है, जिंदगी के तरीके बदल जाते हैं। तो लग्न भी दशा में शामिल हो सकता है। तो सातवें स्वामी और पहले स्वामी की दशा में, खास तौर पर अगर उनमें ताकत का बंटवारा, आदान प्रदान या सहयोग हो रहा है या कोई योग बन रहा है, तो शादी का अंदाजा उस वक्त भी लगाया जा सकता है, या शायद ज्यादा संभावना होती है सातवें स्वामी और पहले स्वामी की दशा के वक्त। अब क्या शादी संभव है, या क्या ये हो सकता है जब सातवें स्वामी की दशा ना चल रही हो? हाँ, ये मुमकिन है, मगर उस हालत में तो दशा चलनी चाहिए या तो पांचवें और नौवें घर की, रोमांस, धर्म, नौवां घर धर्म का और किस्मत बदलने का भी है, या 11वें घर की ख्वाहिशों और उम्मीदों की पूर्ति दूसरे स्वामी के साथ, अगर वो ताकत बांट रहे हैं, तो आता है। कुछ हद तक दूसरे स्वामी और 12वें स्वामी की दशा राशि बदलती है। 12वां घर बिस्तर के सुख का घर है, शयन सुख के लिए, और दूसरा घर परिवार और घर बसाने का है। तो जब भी आप शादी का अंदाजा लगाएं, आपको देखना है कि क्या दूसरे घर का स्वामी, सातवें घर का स्वामी और 11वें घर का स्वामी ताकत बांट रहे हैं या नहीं। रोमांटिक मिलन का अंदाजा ज्यादा पांचवें और सातवें स्वामी या 11वें स्वामी के शामिल होने से लगाया जा सकता है। अब एक चीज जो आपको देखनी है वो ये है कि क्या लव मैरिज मुमकिन है या नहीं। उन लोगों के लिए जो प्यार में है, तो पांचवें घर के स्वामी की सूरत हाल और ताकत बड़ी अहम है। मिसाल के तौर पर अगर पांचवां स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, तो या तो शादी शायद ना हो, या शादी में रुकावट आए, या शादी बहुत अच्छी ना रहे। नाजुक मामलों में शायद ब्रेकअप भी हो। मिसाल के तौर पर अगर शनि पांचवें घर में किसी बड़े दुश्मन राशि में बैठा है, मिसाल के तौर पर अगर शनि कर्क में बैठा है या शनि सिंह में बैठा है, तो मुमकिन है कि आपका पहला रिश्ता या आपकी पहली गंभीर मोहब्बत ना बने। तो आपका पहला लव अफेयर, या अगर आप किसी को डेट कर रहे हैं और शादी की सोच रहे हैं, तो बड़ा चांस है कि आप शायद उसी शख्स से शादी ना कर पाएं अगर शनि पांचवें घर में दुश्मन राशि में बैठा है। मगर अगर शनि अपनी ही राशि या मित्र राशि में है, जैसे कि मिसाल के तौर पर कन्या, या अगर पांचवां घर तुला का है जहां शनि उच्च का होता है, तो शादी हो सकती है किसी ऐसे से जिससे आप प्यार करते हैं, मगर उसमें रुकावटें आ सकती हैं और शायद देरी हो सकती है। तो ये चीजें भी देखनी जरूरी है। अगर केतु पांचवें घर में बैठा है या केतु सातवें स्वामी के साथ बैठा है, अगर सातवां स्वामी और केतु साथ में नौवें घर में बैठे हैं, अगर सातवां स्वामी और केतु साथ में 11वें घर में बैठे हैं, जो एक काम भाव है यानी ख्वाहिशों का घर, तो भी मुमकिन है कि केतु आपको एक रिश्ते से अलग कर दे। अब केतु एक बड़ा विरोधी ग्रह है और केतु आपको उस घर के नतीजे से अलग कर देता है जहां वो बैठा है, और उस ग्रह के नतीजों से भी जिसके साथ वो है। तो मिसाल के तौर पर अगर केतु एक औरत की कुंडली में शुक्र के साथ बैठा है, तो मुमकिन है कि एक मर्द की कुंडली में, और क्योंकि शुक्र विपरीत लिंग को दिखाता है, औरत सारा विपरीत लिंग, तो मुमकिन है कि आपकी शादी में देरी हो या मुश्किलें आएं। और अगर शुक्र सातवां स्वामी भी है या 11वें घर का मालिक भी है, तो भी मुमकिन है कि शादी मुश्किलों या परेशानियों के साथ आए, या शायद सातवें स्वामी या यहाँ तक के 11वें स्वामी की दशा में ना हो, क्योंकि केतु उसके साथ बैठा है। तो ये निशान, क्या सातवां स्वामी या 11वां स्वामी या दूसरा स्वामी किसी पापी ग्रह के साथ बैठा है, ये भी देखना जरूरी है इससे पहले कि आप अंदाजा लगाएं कि शादी हो सकती है या नहीं, या लव मैरिज होगी या नहीं। और एक और अहम चीज है गोचर। तो आमतौर पर बृहस्पति और शनि का गोचर नतीजे लाता है। तो अगर बृहस्पति गोचर में दूसरे घर या पांचवें घर या सातवें घर या 11वें घर पर है एक लड़की के लिए, और क्योंकि बृहस्पति उसके पति का कारक है,
तो भी मुमकिन है कि शादी आ जाए, खास तौर पर अगर किसी भी ग्रह की दशा जिसमें दूसरा स्वामी या 11वां स्वामी या 7वां स्वामी है चल रही हो। एक मर्द के लिए अगर शनि या बृहस्पति शुक्र पर गोचर कर रहा है और 7वें स्वामी या दूसरे या 5वें या 11वें स्वामी की दशा चल रही है तो भी शादी आ सकती है और इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। लिव इन रिलेशनशिप के लिए आमतौर पर इसमें काम भाव की ताकत ज्यादा शामिल होती है बजाय धर्म भाव के। तो तीसरा स्वामी, फिर 7वां स्वामी और 11वां स्वामी ये ताकत का आदान प्रदान करते हैं, और कुछ हद तक तब भी जब 12वें स्वामी के साथ ताकत का आदान प्रदान हो। मिसाल के तौर पर 11वें स्वामी की दशा और 12वें स्वामी की अंतर्दशा, या तीसरे घर की दशा और 11वें घर के स्वामी की अंतर्दशा, या 5वें घर के स्वामी की दशा और 11वें स्वामी की अंतर्दशा। तो ये मेल भी एक ऐसा मिलन ला सकते हैं जो शायद एक पक्का रिश्ता ना हो, क्योंकि धर्म भाव इसमें शामिल नहीं हो रहे। तो जब भी आप किसी घटना का अंदाजा लगाएं, खास तौर पर अगर कोई धार्मिक रस्म हो रही हो, तो आपको धर्म भावों को भी देखना होगा। दशाओं को, विंशोत्तरी दशा और अंतर्दशा और गोचर को देखना होगा। एक रिश्ते के लिए जो पादरी द्वारा अदा नहीं करवाया जा रहा, मगर वो लिव इन रिलेशनशिप में आना चाहता है और ये धीरे धीरे ज्यादा चलन में आ रहा है, तो आप काम भावों को देखें और क्या काम भावों की दशा शामिल है, क्योंकि तब मर्द औरत के तौर पर रहने लगते हैं। जाहिर है शारीरिक ताकत भी इसमें शामिल होगी। तो जब भी आप शादी का अंदाजा लगाएं, मेहरबानी करके इन मुताल्लिक घरों और राशियों के स्वामियों की दशा देखें। और जब आप शादी में आने वाली मुश्किलों को देख रहे हो, तब भी आपको 5वें घर, 7वें घर, 11वें घर और दूसरे घर की परेशानी देखनी जरूरी है। तो दोस्तों, मेहरबानी करके इस वीडियो को लाइक करें, मेहरबानी करके इस वीडियो को शेयर करें और मेहरबानी करके रेड बेल आइकन दबाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको पता चले जब मेरी नई वीडियो आ रही होगी। और अगर आप अपने रिश्ते, अपनी शादी या करियर या सफर या सेहत या किसी भी सवाल के लिए मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, तो मेहरबानी करके नीचे दिए गए लिंक में मेरे ईमेल आईडी पर मुझसे जुड़ें। अगली मुलाकात तक मुझे इजाजत दें। ये हैं आपके दोस्त और गाइड इरफान, विदा लेते हैं। चाओ।